हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, क्या आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? अ, अगर आप तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को चेक कीजिए। स्टूडेंट्स, आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। और आज का टॉपिक जिस पर मैं ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन। तो अपनी तैयारी अगर आपने टॉपिक कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जो पेडागोजी है, जो आपको सब जगह देखने को मिलती है, जो 30 मार्क्स वाली पहले वाली पेडागोजी है, प्लस लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी है, इंग्लिश है या संस्कृत है या उर्दू है, प्लस जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, चाहे वो मैथ्स है या ईवीएस है, या जो पेपर 2 का साइंस है या एसएसटी, सब में आपको आकलन और मूल्यांकन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आप इसे 6 से 7 नंबर कम से कम अपने एग्जाम के लिए जो है वो आकलन और मूल्यांकन में से निकलते हैं। तो क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक आता है तो यू आर डूइंग वेल, अगर नहीं आता है तो आपको इसे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन इज, आकलन का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इज, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1 इज यह जांचना कि स्टूडेंट्स को क्या आता है, एंड नंबर 2 इज बी है यह जांचना कि स्टूडेंट्स को क्या नहीं आता है। ठीक है। नंबर 3 इज यह जांचना कि स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए, करना है या नहीं करना है। दिस इज ऑप्शन नंबर 3। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज छात्रों के सीखने में होने वाली कमियों को ढूंढकर उसे सुधारना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन के साथ मैंने आपको ये 5वां ऑप्शन भी दिया है फिलहाल, उपयुक्त सभी। हाँ जी, तो वहाँ आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, पर क्योंकि हम क्वेश्चन को घुमाएँगे, एग्ज़ाम में जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से पूछा गया है, तो हमें इस क्वेश्चन को घुमाते जाना है। आप ज़रा आंसर देते जाइए। तो फिलहाल जो ये अगर क्वेश्चन ये है, इसमें 5 ऑप्शंस हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, देखिए ज़रा, ये सभी आकलन के उद्देश्य हैं क्या? स्टूडेंट्स, अगर ये पाँचों ऑप्शंस हैं, मतलब 5वां बी है उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर उपयुक्त सभी जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आई बिलीव आप लोगों का ठीक होगा। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब हम इसे रब कर देते हैं। हाँ जी। तो अब ये है, क्या उद्देश्य है? ये देखना कि बच्चों को क्या आता है, ये देखना कि बच्चों को क्या नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, या छात्रों के सीखने में होने वाली कमियों को ढूंढकर उन्हें सुधारना। हाँ जी, इनमें से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। बच्चों को क्या आता है या कितना आता है? बच्चों के मार्क्स से ये पता करना। अगर आप ए कह रहे हैं तो ये सही नहीं है। यह जांचना कि स्टूडेंट्स को जो आपने पढ़ाया है, समझाया है, उसमें से क्या नहीं आता है, अच्छा उद्देश्य है। ये ढूंढना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट्स की लर्निंग में जो गैप रह गए हैं उनको ढूंढना चाहिए। तो ये अच्छा था, लेकिन आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखते हैं। ये जांचना कि छात्रों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं है। है ना? नॉर्मली हम स्कूल में ऐसे ही करते हैं, आकलन इसी चीज़ के लिए करते हैं, पर ये बहुत ही गलत उद्देश्य है। अभी इसे बाद में समझते हैं कि क्यों गलत है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने डी दिया है, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब डी और बी में से ये दोनों बहुत अच्छे आंसर थे, ए और सी के कंपैरेटिवली। इनमें से डी सही क्यों है? स्टूडेंट्स, क्या नहीं आता है टीचर ने जान लिया, लेकिन केवल जान के काम चल जाएगा, या बच्चों को क्या नहीं आता है वो देखकर उसे सुधारना भी ज़रूरी है? तो अगर ऑप्शन में ये सुधारने वाली बात लिखी हुई है, तो ये आप आंसर देंगे। आकलन का उद्देश्य केवल बच्चों की कमियों को ढूँढना नहीं होता, कमियों को ढूँढा ही इसलिए जाता है ताकि हम उन पर काम कर सकें। क्या मैंने इस क्वेश्चन के ज़रिए आपकी कमियों को ढूँढ पाया है? या क्या आपने अपने इस क्वेश्चन के ज़रिए अपने सीखने में होने वाले गैप्स को ढूँढ पाया है? अगर आपका आंसर मेरे साथ-साथ ठीक आ रहा है, इसका मतलब आपके सीखने में कोई गैप्स नहीं है। आप अपनी तैयारी बढ़िया से जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर्स कुछ इधर-उधर आ रहे हैं,
तो इसका मतलब सीखने में कहीं गैप्स हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको एक बार दोबारा से अच्छे से कीजिए, सो दैट ये जो एग्जाम के 7-8 नंबर होते हैं, ना केवल सीटेट एग्जाम के, DSSB, KVS सभी का तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या है? आंसर इज, 4 ऑप्शन दिए हैं तो आंसर इज डी। ठीक है, अगर आपको डी ऑप्शन में ये ना मेंशन होता, नहीं दिया होता ये डी, कुछ और ही आंसर दिया जाता, जैसे अगर मैं यहाँ देती कि छात्रों के सीखने में होने वाली कमियों को ढूंढकर सुधारना, नहीं लिखती, मैं लिखती कि छात्रों को कितना आता है, क्या आता है और कितना आता है एक ही बात हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी दिया जा सकता था कि छात्रों को श्रेणीकृत करना। आकलन का क्या उद्देश्य है? ये भी ऑप्शन आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। 4th ऑप्शन में लेती हूँ, छात्रों को श्रेणीकृत करना। श्रेणीकृत करना मतलब छात्रों को कैटेगराइज करना, यानी उन्हें बांट देना कि ये स्टूडेंट्स इस लायक हैं, ये स्टूडेंट इस लायक नहीं है। क्या आकलन का ये उद्देश्य होता है? देखो, कुछ एक असेसमेंट का तो होता है। आप लोग जो एग्जाम देने जा रही हैं, ये जो एग्जाम है वो आपको कैटेगराइज कर देगा। अगर आप कोई टीचिंग जॉब वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, जॉब वाला, फिलहाल अगर आप सीटेट वाला देने जा रहे हैं, तो जिनका एग्जाम क्वालिफाई है वो टीचर बनने के लिए फिट हो जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। और जो नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, वो क्या माने जाएंगे कि वो टीचर बनने के लिए फिट नहीं है। तो छात्रों को श्रेणीकृत करना ये उद्देश्य होता तो है, लेकिन जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे, वहां आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कैटेगराइज करना कभी नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम यहाँ पेडागोजी में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल और करते भी हैं तो आपके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं, है ना? आपको जो बेटर ऑप्शन होता है पेडागोजी में, हमें वो देना होता है। तो फिलहाल अगर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो पिछले वाले 4 थे तो आंसर क्या था? आंसर वाज 4। ठीक है, और आंसर वाज डी। और अगर अब ये 4 है, देखिए जरा दोबारा से, ये देखना कि छात्रों को क्या आता है, ये देखना कि छात्रों को क्या नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में नोट करें कि नहीं करें, कैटेगराइज करना। अब आंसर स्टूडेंट्स बी होगा। ये देखना कि हमारे पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को क्या नहीं आता है, कहाँ कमी रह गई है, और हम इसे क्यों देख रहे हैं? ताकि हम उस कमी को सुधार सकें। क्या आपको बात क्लियर है ना? तो ये ऑप्शन पहले मैंने कहा ऑल द अबव, उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी था कमी को सुधारना, और उसके बाद था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, देखिएगा जरा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन और ले रही हूँ। आपको पता है कि असेसमेंट 2 तरह का होता है, एफए और एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन व समेटिव क्या होता है? संकलनात्मक आकलन या योगात्मक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, संकलनात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? आपको ये पता है कि रचनात्मक आकलन सीखने के लिए होता है। फिलहाल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? आपका कोई असेसमेंट नहीं हो रहा, पूछ तो मैं आपसे क्वेश्चन ही रही हूँ, और क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपका टेस्ट ही चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो टेस्ट चल रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो किसके लिए पूछे जा रहे हैं? सीखने के लिए पूछे जा रहे हैं। तो जो एफए होता है वो क्या होता है? सीखने के लिए। और जो ऐसे होता है वो क्या होता है? सीखे हुए का आकलन। वो जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, वो आपके सीखे हुए का आकलन होगा। सीटेट मतलब वो एग्जाम जो आपको कैटेगराइज करेगा, वो एग्जाम जो ये देखेगा कि आप कितने पानी में हैं, वो क्या है? वो सीखे हुए का आकलन है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लेती हूँ कि रचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है, मैं यहाँ आकलन ना लिखकर यहाँ एफ लिखती हूँ प्रॉपरली कि रचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। ये देखना कि बच्चों को क्या आता है, ये देखना कि बच्चों को क्या नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं, या छात्रों को श्रेणीकृत करना। हाँ जी, पहले मैंने क्वेश्चन में आकलन लिया था, अब एफए लिया है, रचनात्मक आकलन। क्या फर्क आएगा? या आंसर वही रहेगा? स्टूडेंट्स, एफए के केस में भी आंसर वही रहेगा, ये जांचना कि छात्रों को क्या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर एफए है तो भी आंसर वही रहेगा जो हमने आकलन के केस में किया था, क्योंकि हम एफए को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आकलन मानते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और इसको डिटेल में किए जाने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें, है ना? कन्फ्यूज़न हालाँकि हम केवल क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अच्छा फिलहाल अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूछती कि संकलनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो आंसर क्या होता? क्या आता है, छात्रों को क्या आता है, छात्रों को क्या नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना, या छात्रों को श्रेणीकृत करना। स्टूडेंट्स दिए गए ऑप्शन में से जो ये वाले दोनों ऑप्शन हैं, ये दोनों ऐसे के साथ जाएंगे। तो इनमें से एग्जामिनर एक ही आंसर देगा, एक नहीं देगा। तो मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ, rather हटाती नहीं हूँ, यहाँ ऑल द अबव कर रही हूँ। ये देखो यही क्वेश्चन तो एग्जामिनर बनाते हैं। अगर वो यहाँ पे अब क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं चीजों को देखकर तो अच्छी बात है, आपको 5-6 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में 5-6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दोबारा वीडियो देखिएगा, ढंग से देखिएगा, ये ताकि एग्जाम में इतने सारे पेपर्स हो चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, बिना ढंग से जाने चीजें तो फिर दिक्कत होगी। तो इसे दोबारा देखिए, मैंने कहा ऐसे का क्या उद्देश्य है, और 4 ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं। ये जांचना कि बच्चों को क्या आता है, देन इज ये जांचना कि स्टूडेंट्स को क्या नहीं आता है, ये जांचना कि छात्रों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, या ऑल द अबव। ऐसे के केस में आंसर ऑल द अबव आ जाएगा। क्यों? क्या आता है ये देखना भी उद्देश्य है, क्या नहीं आता ये अच्छी बात है, ये भी देख लेना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना, ये ऐसे का उद्देश्य होता है। एफए के केस में ये आंसर नहीं भी होता, लेकिन ऐसे के केस में ये आंसर है, और ऑल द अबव अगर दिया है तो ऑल द अबव आंसर है। ठीक है, अब अगर ये नहीं है, स्टूडेंट्स आपको पता है एक ही टॉपिक पर सीटेट एग्जामिनर या डिफरेंट जो टीचिंग एग्जाम्स हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस बनाते हैं। टॉपिक तो यही है, क्वेश्चंस अलग अलग, जरा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देते हैं और क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के चेंज होते ही आंसर चेंज हो जाता है। तो अब अगर ऐसे का उद्देश्य पूछ रही हूँ, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या है? ये जांचना कि छात्रों को क्या आता है, ये जांचना कि छात्रों को क्या नहीं आता है, या ये जांचना कि छात्रों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है। ऐसे है, समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन है, बच्चों को सिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अब किस लिए पढ़ा रहे हैं? अब हम पढ़ा रहे हैं कि ये देखें कि भाई इनको नेक्स्ट क्लास से प्रमोट करना है कि नहीं करना, ठीक है? तो अगर ऐसे है और ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर आंसर सी जाएगा। आपको मैंने कितने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं? टॉपिक सेम है, क्वेश्चन जो डिस्कस हुए हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। दोबारा वीडियो को देखना और पहली बार में आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं, वो देखिएगा। आपके डिफरेंट एग्जाम में सेम क्वेश्चन ही या असेसमेंट और इवैल्यूएशन का ही जो क्वेश्चन है, वो अलग-अलग तरह से अलग-अलग ऑप्शन के साथ पूछा जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपके ये आंसर्स ठीक होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है तो आप इसे दोबारा एक बार जाके रीड कर लीजिए। आपको लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा वीडियो को, ताकि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।